मौत के गड्ढे। नमस्कार, शाम के 6 बजने वाले हैं। आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद डिबेट शो। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। सीकर में सीवरेज के गड्ढे में डूबने से एक कोचिंग छात्र की मौत से बवाल मच गया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है। प्रशासन के अफसरों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस भी दर्ज हो गया है। सिर्फ सीकर ही क्यों, प्रदेश में कई जगहों पर ऐसे ही मौत के गड्ढे हैं। कहीं सीवरेज लाइन खुली पड़ी है तो कहीं पर प्रशासन गड्ढे खोदकर उन्हें भरना भूल गया। बारिश का पानी इन गड्ढों में भरा तो ये हादसों का सबब बन गए। प्रशासन की लापरवाही लोगों की जान पर भारी पड़ रही है। हादसे के बाद जब लोग धरने पर बैठते हैं तो प्रशासन की नींद टूटती है। ऐसे हादसों के लिए जिम्मेदारों पर आखिर क्या कार्रवाई होगी, इसी पर आज हम बड़ी चर्चा करेंगे। प्रशासन की लापरवाही जान पर भारी। सीकर में गई छात्र की जान। कहीं सीवरेज खुले, कहीं सड़क पर गड्ढे। कदम कदम पर मौत का जाल। मौत के गड्ढे। तो चर्चा करेंगे। चर्चा से पहले इसी खबर से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ा अपडेट आपको बता दें। सीकर से यह खबर है जहां पर प्रशासन और परिजनों में सहमति बन गई है। छात्र की मौत मामले में गतिरोध खत्म हो चुका है। प्रशासन और परिजनों के बीच सहमति बन गई है। मुआवजा देने की मांग पर यह सहमति बनी है। सहमति के बाद अब छात्र के शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। नगर परिषद आयुक्त, एक्सीएन और सभापति नामजद होंगे। नगर परिषद के एक्सीएन को सस्पेंड भी किया गया। प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है। कल कमेटी तय की जाएगी और पूरा काम होने की टाइमलाइन तैयार की जाएगी। और जैसे जो रोड का काम है टाइमली कंप्लीट हो, इस प्रकार की घटनाएं रिपीट नहीं हो, इन मुद्दों पे भी चर्चा हुई। और वैसे भी प्रशासन का दायित्व बनता है, हम कर भी रहे। और साथ ही इसके अलावा जो पिता हैं मतलब बच्चे के, उनकी तरफ से एफआईआर आई थी, उस एफआईआर को भी हमने दर्ज किया है। उसके बाद में भी एक डॉक्यूमेंट उन्होंने और दिया कि इस प्रकार से इसको शामिल फाइल किया जाए, तो उसको भी शामिल पत्रावली एफआईआर में किया जा रहा है। और साथ ही जो नियमानुसार जो भुगतान की या मुआवजे का इशू है, वो भी जो प्रशासन से बन पड़ेगा, जो भी नियमानुसार भुगतान होगा या मुआवजा होगा, उसकी व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे। और जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सकारात्मक वार्ता हुई है और वार्ता सफल रही है। जो हमारी मांगे थी उनको लगभग प्रशासन ने पूरी करने पर सहमति प्रदान की है। जो मुकदमा हमने करवाया था उसमें नामजद नहीं था, तो एडिशनल साहब और एडीएम साहब ने ये कहा है और फाइल पर पुटअप लेकर उसको नामजद मुकदमा कर लिया गया है। दूसरा था जो प्रथम दृष्टया जो अधिकारी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो एक्शन को इन्होंने सस्पेंड कर दिया, तत्काल सस्पेंड कर दिया है एक्शन साहब को। और इसके बाद में जो मुआवजे की बात थी वो कंपनसेशन की परिजनों और इनके बीच में जो सहमति बनी है, उससे जो हम प्रतिनिधि गए थे वो सब सहमत हैं। सीकर से सहयोगी संदीप इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो लगातार इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। संदीप, एक बार दर्शकों को इस घटना को लेकर पूरी जानकारी दीजिएगा और अपडेट भी बताइएगा, क्योंकि सहमति बन गई है और जांच टीम भी गठित की गई है। देखिए, बिल्कुल प्रियंका, कल रात को जब ये घटना हुई थी उसके बाद से लगातार जो गतिरोध बना हुआ था, जो प्रशासन के खिलाफ जो आक्रोश था आमजन के अंदर, आज जिस तरह से सीकर शहर के बाजार बंद थे, उसके बाद लगातार वार्ताओं का दौर चला और आखिरकार 10 सदस्यों की कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी की प्रशासन के साथ बातचीत हुई, जिसमें 5 लोग जो युवराज है उसके परिजन थे और 5 लोग जो जनप्रतिनिधि हैं उनको शामिल किया गया था। और उसमें बाकायदा जो मीटिंग हुई और जो बातचीत हुई उसमें ये फैसला किया गया है कि इस पूरे मामले के जो जांच है, जो मुकदमा दर्ज है पुलिस में, उसमें पहले जो कि
प्रशासन, पुलिस और कोचिंग संस्थान को ही नामजद किया गया था। इसमें जिन लोगों के नाम दिए गए हैं, जिसमें आयुक्त, सभापति और कोचिंग संस्थान के जो संचालक हैं, उन सबको इस पूरे फाइल पर लेकर इस पूरे मामले में नामजद किया जाएगा। इसके साथ साथ नगर परिषद के जो एक्सियन है उसको फिलहाल प्रारंभिक तौर पर जो उनकी भूमिका लापरवाही मानते हुए सस्पेंड कर दिया गया है। और दूसरा जो मुआवजे की बात थी उस पर भी सहमति बन गई। हालांकि प्रशासन की ओर से और परिजनों की ओर से खुलासा नहीं किया गया कि कितने रुपए का जो मुआवजा है वो तय किया गया है, क्योंकि प्रशासन का और परिजनों का यह कहना कि जो उनकी मांग थी उस पर सहमति बन चुकी है। ये तमाम जो मुद्दे थे। दूसरी तरफ सबसे बड़ा इशू जो है नवलगढ़ रोड की जो जल निकासी जो प्रोजेक्ट है उसको पूरा करने का, तो उसके लिए भी एक कमेटी 5 सदस्यों की बनेगी। कल उसकी मीटिंग होनी है और उसके बाद वो ये टाइमलाइन तय करेगी कि कितने दिन में जो प्रोजेक्ट है वो पूरा होना है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो मामला था वो अब शांत हो चुका है और जो पोस्टमार्टम की कार्रवाई थी वो अब की जा रही है। अब थोड़ी देर में जो पोस्टमार्टम होगा उसके बाद जो छात्र का जो शव है वो संदीप, जांच बेहद जरूरी हो जाती है और सख्त कार्रवाई, ताकि दोबारा इस तरीके के हादसे ना होने पाए। और चर्चा में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले गेस्ट का इंट्रोडक्शन आपसे करा देती हूं। शैलेंद्र दबाई हमारे साथ बीजेपी से जुड़ चुके हैं, प्रतीक सिंह कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ हैं, दामोदर शर्मा पूर्व आईएएस हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इसके साथ ही हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। और सबसे पहले आप ही का रुख करते हुए प्रतीक सिंह जी, क्योंकि सरकार आपकी है, लंबे समय से यह दिक्कत चली आ रही थी, अब घटना घटी है, एक छात्र की मौत हो गई है और लोग इसे घटना नहीं हत्या करार दे रहे हैं। कौन है हत्यारा, किसे मानते हैं जिम्मेदार? देखिए, जो भी घटना हुई है वो बड़ी निंदनीय है और उसके प्रति मैं खेद व्यक्त करता हूँ। बड़ा दुखद घटना थी जो हुई है कि किसी के माँ बाप ने अपने बेटे को खोया है। और दूसरी बात, अभी आपके चैनल के माध्यम से ही अभी आपको भी पता लगा और हमें भी पता लग चुका है कि प्रशासन ने उसके अंदर एक्शन ले लिया है और जो अधिकारी उसके लिए जिम्मेदार थे उनके खिलाफ एक्शन ले चुका है। तो हमारी जो सरकार है वो संवेदनशील सरकार है और संवेदनाओं को देखते हुए, मानवीय संवेदनाओं को देखते हुए उसके ऊपर तुरंत एक्शन लिया गया। कार्रवाई करने से क्या जिंदगी को वापस लौटाया जा सकता है प्रतीक जी? मुआवजा देकर जख्मों पर मरहम तो लगाया जा सकता है, लेकिन किसी के घर का चिराग बुझ गया। और ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी वहां पर घटनाएं हो रही थी और लंबे वक्त से मांग की जा रही थी। क्यों नहीं सुनवाई हुई समय रहती? बिल्कुल आपने सही बात बोली कि 2015-16 से अगर हम देखेंगे तो सीकर में इसी तरीके का एक चीज चल रही थी। हमेशा हर बार यही होता था और लगातार हमने उसके अंदर सुधार किए। आपने देखिए जो स्थिति 12, 13, 14 के अंदर सर वो जो सड़क की उसकी तस्वीरें आपने देखी हैं? नहीं, बिल्कुल मैंने तस्वीरें देखी अभी तक वहां पर कुछ काम नहीं हुआ। अतिवृष्टि एक प्राकृतिक आपदा है और प्राकृतिक आपदा के अंदर सीकर और राजस्थान ही नहीं, आप देखिए गुजरात के अंदर 30 से ज्यादा मौत हो चुकी है। आप देखिए हिमाचल के क्या हाल है, आप देखिए जम्मू कश्मीर के क्या हाल है। लेकिन गड्ढे खोदकर छोड़ क्यों दिए जाते हैं प्रतीक सिंह जी? जब पता है बारिश होगी तो उन गड्ढों में पानी भरेंगे, हादसे होंगे। लेकिन ये तो हादसों को न्योता देना हो गया। और जब कार्रवाई की मांग की जाती है तो प्रशासन आंखें मूंदे बैठा रहता है, इंतजार कर रहा होता है, पहले बड़ा हादसा होगा उसके बाद कार्रवाई करेंगे। नहीं प्रियंका जी, कार्रवाई की डिमांड हुई और कार्रवाई की है। वो प्रशासन की लापरवाही थी और प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की। हम मान रहे हैं ना वो कि प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही थी और वो आप देखिए कि एफआईआर भी दर्ज हो गई है और उनको सस्पेंड भी कर दिया गया है। तो हमारी सरकार संवेदनशील है और अगर कुछ तरीके की कोई घटना होती है तो हम तुरंत उसके अंदर ठीक है। शैलेंद्र दबाई जी वो कह रहे हैं हमारी सरकार संवेदनशील है और ये मामला बहुत दिनों से चला आ रहा है, सालों पुराना ये मामला है। आपकी सरकार भी रही, तभी भी वहां पर एक्शन नहीं लिया गया। अब विपक्ष के तौर पर कैसे देखते हैं इस मामले को? प्रियंका जी, ये तो दिख रहा है कि कितनी संवेदनशील है। जब एक कोचिंग छात्र अपनी जान गंवा देता है तब इन कुंभकर्ण की नींद जगती है गहलोत सरकार। आप देखिए गहलोत सरकार की नीति, घोषणाएं और जो काम है वो अब सबकी पोल खुल चुकी है। और किस तरह से आपने देखा होगा कि पिछले साल भी इन्हीं के कांग्रेस पार्टी के मुखिया गोविंद सिंह डोटासरा जी ने ट्वीट किया था कि जिला प्रशासन को कहा था कि 13 करोड़ रुपए पानी निकासी के स्वीकृत हो गए, काम शुरू करोगे। तो ये बड़ी लाचारी और कमजोरी नजर आती है कि कांग्रेस पार्टी के मुखिया की अधिकारी नहीं सुनते हैं। गहलोत सरकार, शैलेंद्र जी क्यों नहीं समय रहते आवाज उठा दी? जब सड़कों का ये हाल है तो विपक्ष के तौर पर आपकी क्या भूमिका थी? मौत के बाद उसे लेकर हंगामा करना उससे पहले ही कर दिए रहते, कार्रवाई हो जाती, आज मौत होती ही नहीं। प्रियंका जी, ये बहुत अफसोसजनक बात है, इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है क्योंकि ये समस्या को पहले भी अवगत करा चुके हैं। सीकर में आप देखेंगे कि इनके विधायक जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के राजेंद्र पारिक जी हैं और इनके मुखिया कांग्रेस पार्टी के, वो सीकर उनका गृह जिला है। और किस तरह से अगर पिछले
आपने अभी वीडियो देखा होगा, अगर ये जिला प्रशासन की मीटिंग में अगर अधिकारियों से और आपस में ये नहीं भिड़ते और नहीं लड़ते तो शायद इसका कोई समाधान निकाल कर इसका समाधान करते। और ये कह रहे हैं कि प्राकृतिक आपदा है। अरे भाई मॉनसून आने वाला है, उससे पहले आप प्रशासन को जाग जाना चाहिए। पिछली साल ही आपको 13 करोड़ की स्वीकृति मिल चुकी है। तो मैं यही बता रहा हूं कि गहलोत सरकार सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने में लगे रहे, विधायकों को लूट की छूट दे दी, अफसरों को पूरी तरह से हावी कर दिया, भ्रष्टाचार चरम पे आ गया, जिसकी बानगी यह है कि अब ये कह रहे हैं कि कार्रवाई कर दी। अरे वो छात्र तो चला गया जान से, अब आप कार्रवाई करके क्या कर लोगे आप बताइए। अब वो लेकिन शैलेंद्र जी, कई सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर बीजेपी के ही विधायक हैं, वहां पर भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें, बहुत अच्छे हालात वहां पर भी नहीं है, सीवरेज खुले हुए हैं, कम से कम वहां तो ध्यान दीजिए जैसे आप दावे कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल दिया जा रहा है प्रियंका जी, जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं वहां बिल्कुल ध्यान दिया जा रहा है और प्रशासन को अवगत कराया जा रहा है। लेकिन गहलोत सरकार जो है वो कुंभकर्ण की नींद सोई है, इसलिए अधिकारी कर्मचारियों ने बात माननी ही छोड़ दी। आप देखिए क्या दुर्भाग्य हो चुका है, राजस्थान का बेहाल हो चुका है कि मैं तो यही कहूंगा कि यहां अंधेर नगरी, चौपट राजा, टकासेर बाजी, टकासेर खाजा, ये हालात हो रखे हैं राजस्थान के। ठीक है, आप कई सारे आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि गहलोत सरकार कुंभकर्णी नींद सोई हुई है, हालात बद से बदतर हैं। इस पर मैं जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले दामोदर शर्मा, वो पूर्व आईएएस हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दामोदर शर्मा जी, क्योंकि आप प्रशासन में रह चुके हैं, लगातार जब भी मॉनसून आता है तो कुछ ऐसी ही तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं जहां पर सड़कों में पानी होता है। क्या वजह मानते हैं आप इसके पीछे? क्यों समय रहते व्यवस्थाओं को दुरुस्त नहीं किया जाता है? देखिए, ऐसा है, स्टेट गवर्नमेंट में पूरा एक डिजास्टर मैनेजमेंट का विभाग बना हुआ है। हाँ। जो फैमिली डिजास्टर मैनेजमेंट को डील करता है और सारे जिलों में कलेक्टर्स को शुरू से ये निर्देश दिए हुए होते हैं कि जब भी बरसात का सीजन आता है उससे पहले ही कंट्रोल रूम शुरू किया जाए। बिल्कुल। चाहे फ्लड्स आते हों, चाहे भले अकाल पड़ता हो, अपने यहाँ तो राजस्थान में अकाल भी बहुत पड़ता है। हाँ। लेकिन जब बहुत ज्यादा बारिश होती है, फ्लड्स आते हैं, जैसे अभी हुआ, तो ये सीकर में हुआ, गंगापुर सिटी में हुआ, रावत भाटा में हुआ। हाँ। उदयपुर में हुआ, कोटड़ा के पास में। तो 4 जगहों पे घटना हुई, 6 लोगों की डूबने से मौत हो गई। हाँ। केवल सीकर का ही मामला नहीं है, 6 लोगों की डूबने से मौत हुई है। तो उसकी वजह से ये बात तो वास्तव में चिंताजनक है कि इसमें कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जाने चाहिए जिनकी वजह से लोगों की समय रहते जान बचाई जा सके। मैं आपको उदाहरण यहाँ का ही नहीं देता हूँ, दूसरे देशों में भी, जैसे अमेरिका में, यूरोप में, एक आदमी की जान बचाने के लिए पहाड़ों में और जल प्रवाह वाले एरिया में जहाँ फ्लड्स आते हैं, वहां पे कैलिफोर्निया में, एरिजोना में, इन जगहों पे हेलीकॉप्टर्स भेजे जाते हैं। और वो हेलीकॉप्टर भी तब जाते हैं कि जबकि बर्फ पड़ रही होती है और बाढ़ आ रही होती है। तो बाढ़ और बर्फ के टाइम जो उनकी हालत होती है, उतनी खराब हालत तो अपने यहाँ शायद नहीं होती होगी। लेकिन इस सब के बावजूद भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर सभी जगह पे सख्त निगरानी रखी जाए, और सबसे बड़ी बात यह है कि राहत बचाव कार्य के लिए ट्रेंड लोगों की, प्रशिक्षित लोगों की टीम होनी चाहिए हर जिले में। 5-7 आदमी ऐसे हों जो इस तरह के ट्रेंड हो कि जब कहीं पे भी बहुत बड़ा खड्डा हो या कहीं पे बहुत बड़ा गोर्ज हो, उसमें अगर कोई डूब जाता है तो उसको बचाने के लिए वो तुरंत उसमें कूदे और वो दल कूद करके उनको बाहर लाए। और सर, मुझे ऐसा लगता है कि मॉनसून से पहले अगर इस तरीके के गड्ढे खोदे गए हैं जहां पर पानी भरने की आशंकाएं हैं, लोगों के गिर के मरने की आशंकाएं हैं, उन गड्ढों को पहले ही भर लिया जाना चाहिए। और अगर इस तरीके के काम वहां पर किए जा रहे हैं तो कम से कम प्रॉपर वहां पर ठीक तरीके से ये इंस्ट्रक्शंस लगाए जाए कि यहां पर ना जाए लोग। देखिए, बात बिल्कुल आपकी सही है कि हर जगह पे डेंजर सिग्नल्स लगाए जाने चाहिए। हाँ। सब देशों में ऐसी व्यवस्था है, अपने यहाँ पर भी है कि जहां पर भी इस तरह के खड्डे होते हैं, जहां पर इस बात के अंदेशा रहता है कि लोगों की जान खतरे में है, वहां डेंजर सिग्नल्स भी लगाने चाहिए। और इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा जरूरी ये है कि लोगों की लाइफ बचाने के लिए, जैसे मैं कह रहा हूँ, मैं तो पाली जिले में कलेक्टर रह चुका हूँ, झालावाड़ में रहा हुआ हूँ। पाली में लोगों को बचाने के लिए हम लोगों को एक बार वहाँ गाँव में कच्चे घर गिर गए थे, तो पटवारी की साइकिल से मैं खुद उस गाँव में पहुंचा था। हाँ। साइकिल पर बैठ के गया था। और ये आज की बात नहीं है, ये 1989-90 की बात है, बहुत पुरानी बात है। लेकिन उसमें जरूरी होता है कि प्रशासन के लोगों को संवेदनशील होना चाहिए। और अगर वो संवेदनशील होते हैं तो कम से कम लोगों को ये तो लगता है कि हमारे साथ कोई है। जी। और अगर यहाँ पर प्रशासन संवेदनशील होता तो शायद ये हादसा नहीं होता, क्योंकि जो तस्वीर निकलकर सामने आई हादसे के बाद, 3 तरफ से ही गड्ढे को ढका गया था, एक तरफ से नहीं ढका गया, और यही वजह है कि छात्र उधर से गिर गया। लेकिन प्रतीक सिंह जी, अब सवाल उठ रहे हैं सरकार पर।
बीजेपी का कहना है कि गहलोत सरकार कुंभकर्णी नींद सो रही है और अब सबसे बड़ा सवाल फिलहाल यही है कि क्या वो बड़ी कार्रवाई की जाएगी ताकि दोबारा इस तरीके के हादसे ना हो। ये पहली घटना नहीं और शायद आखिरी भी नहीं होगी। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि सीकर की जो उस एरिया की जो स्थिति है वो आज से नहीं है, वो 2015-16 से यही स्थिति है। मेरे पास में ये एक न्यूज और पड़ी हुई है जहां पे 2018 के अंदर 2 लोगों की वहां मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में जब हमारी सरकार आई, हमने लगातार वहां पे काम किया है और वहां पे कुछ इस तरीके की परिस्थिति बनी हुई है कि वहां पे पानी आकर के भर जाता है। अब दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि आप बोल रहे हैं कि कार्रवाई, तो कार्रवाई प्रशासन ने कर दी है संवेदनशीलता दिखाते हुए, और उस पर कार्रवाई को आप देखिएगा कि जो परिजन है। सर, मैं इस कार्रवाई की बात नहीं कर रही हूँ प्रतीक सिंह जी। कई और ऐसे जगह हैं, लगातार हम खबरें भी दिखा रहे हैं, शायद अगर आपको पता हो या सरकार जागे तो, कि वहां पर सीवरेज खुले हुए हैं, हादसे वहां पर भी हो सकते हैं। तो क्या वहां भी इंतजार किया जाए? पहले किसी की मौत होगी, उसके बाद एक्शन लिया जाएगा, निलंबित किया जाएगा? सरकार जागी हुई है और ऐसे कहीं भी कोई, मुझे नहीं लगता कि ऐसे कहीं पे इस तरीके के गड्ढे खुले हुए हैं। अगर और कहीं खुले हुए हैं तो उस पर भी कार्रवाई हो जाएगी और 100% जो गड्ढे हैं या पानी निकासी की बात है वो भर जाएंगे। लेकिन आप देखिए कि बरसात, जो अतिवृष्टि की बात मैं इसलिए कर रहा था कि आपको भी पता है और हमको पता है कि इस समय में पिछले 10-20 साल में इस तरीके की वर्षा नहीं हुई है जिस तरीके की अभी हो रही है। आप गुजरात में 30 लोगों की मृत्यु हो गई है, आप हिमाचल की स्थिति देख लीजिए क्या है, आप जम्मू कश्मीर में देख लीजिए वहां एक पुल ढह गया। तो मुझे लगता है कि राजस्थान में कम से कम ऐसी परिस्थिति नहीं है और राजस्थान में परिस्थिति कंट्रोल के अंदर है। और राजस्थान की जो संवेदनशील सरकार है वो लोगों का जायजा लेकर के, जगहों का जायजा लेकर के और सारी चीजों को अपने कंट्रोल में रखेगी। आप निश्चित रहिए इस बात। शैलेंद्र धाबाई साहब वो कह रहे हैं कि जहां पर बीजेपी का राज्य है वहां इससे भी ज्यादा बदतर हालात हैं, और वो कह रहे हैं कि 2018 में 2 लोगों की ऐसे ही डूबने से मौत हुई थी। उस दौरान तो बीजेपी की सरकार थी, तब क्या किया था आप लोगों ने? नहीं, ये बताएं ना कि किस जगह मौत हुई थी और कहां पानी भरा था, ये तो बताएं। ये तो आज आप देखेंगे कि पूरी की पूरी तस्वीर साफ है। और आज नहीं, ये 3 साल से पानी वहां भर रहा है। और पिछले साल इन्हीं के मुखिया कांग्रेस पार्टी के, इन्होंने कहा था कि गोविंद सिंह डोटासरा जी ने कि साहब इसको 13 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट सैंक्शन हो गया, काम शुरू करें। तो ये दिखाता है कि कितनी असंवेदनशील है राजस्थान की प्रशासन। और प्रशासन तब असंवेदनशील होता है जब मुखिया सोया हुआ होता है, या मुखिया कमजोर होता है, लाचार होता है, या भ्रष्टाचार में डूबा होता है। इन्हीं के मंत्री कहते हैं कि पूरी मंत्रिमंडल जो है कांग्रेस पार्टी का और विधायक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। इन्होंने कांग्रेस की सरकार बचाने में गहलोत सरकार ने 4.5 साल निकाल दिए। इन्होंने राजस्थान की जनता की सुध नहीं रही। विकास का नमूना आप देख लीजिए किस तरह से होता है। ये बात तो सही है, बजट जारी हो गया था, लेकिन इसके बावजूद प्रियंका जी, आप इस प्राकृतिक आपदा कहकर इससे बच नहीं सकते हो, क्योंकि मॉनसून आजकल टेक्नोलॉजी में आपको पता लग जाता है कि किस रेंज तक बारिश होती है, अलर्ट आ जाते हैं। एक हफ्ते पहले आपको प्रेडिक्शन आ जाता है और आपको गड्ढे भरने की। अभी जयपुर में आप देखिए डंपर दस गया। और बड़ा सवाल यह है कि क्या वो कार्रवाई की जाए जिससे दोबारा इस तरीके के हादसे ना होने पाए। दामोदर शर्मा जी चूंकि पूर्व आईएएस हैं, अनुभव है उन्हें, तो सर मैं आपसे जानना चाहती हूं कि क्या वो कार्रवाई प्रशासन की ओर से की जा सकती है? सरकार को अगर आप कोई सलाह देना चाहें जिससे कि इस तरीके के हादसे दोबारा ना होने पाए। देखिए, सरकार को और सारे जिलों के प्रशासन को मुख्य रूप से 3-4 सलाह हैं। एक तो यह है कि 24 घंटे कंट्रोल रूम काम करते हैं, उसमें कोई ऐसा ढंग का आदमी होना चाहिए जो तत्काल कार्रवाई करने के लिए नीचे के जितने लोग होते हैं या जो टीम्स के लोग होते हैं उनको इतला दे सकें। हाँ। दूसरी बात यह है कि रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि जब इस तरह के गड्ढे होते हैं या पानी के पूल्स बन जाते हैं तो उसमें जाकर तैरने वाले आदमी चाहिए जो लोगों को तुरंत बचा कर लाएं। अगर उसमें 2-4 मिनट की भी देर हो जाती है तो फिर जो लोग हादसे का शिकार होते हैं वो हादसे का शिकार हो ही जाते हैं, बच नहीं सकते। बिल्कुल। तीसरी बात इसमें यह है कि लोगों को सस्पेंड करना, उनके खिलाफ एक्शन लेना, यह तो इसलिए भी जरूरी है जिससे कि बाकी लोगों को लापरवाही करने से रोका जा सके। लेकिन फिर भी मेरा कहना यह है कि हम किसी की जान बचाने के लिए पहले कोशिश कर लें। हाँ। और पहले सकारात्मक कदम उठाएं, या हाँ। पहले आगे होकर के हम ऐसे घटनाएं होने से रोकने की कोशिश करें, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, बजाय इसके कि बाद में हम कंपनसेशन दें, राज्य सरकार कंपनसेशन दे, कल्याणकारी काम हो, उसके घर वालों को नौकरी दें, वो सब कुछ हो सकता है, लेकिन जो गया वो गया। तो इसलिए मैं कहता हूं कि इसमें ह्यूमन लाइफ का जो लॉस होता है वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है, और उसको रोकने के लिए हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं, इसके लिए हर साल अपने जो घटनाएं होती हैं उनसे सीखना चाहिए कि पिछले 10 साल में क्या घटनाएं हुई हैं जिनकी वजह से कौन लोग मरे,
उनके समय में क्या लापरवाही हुई थी। तो लापरवाही होने के कारणों को देख करके उसके बेसिस पे कलेक्टर जो रिपोर्ट भेजते हैं उस पर राज्य सरकार के स्तर पर कोई टीम गठित हो और वो कार्रवाई करे। बड़ी बात कह रहे हैं सर आप कह रहे हैं कि टीम गठित हो, कार्रवाई करे, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि लापरवाहों पर पहले ही एक्शन ले लिया जाए। किसी की मौत के बाद एक्शन लेना, निलंबित करना तो ठीक है, लेकिन अगर पहले ही एक्शन लिया जाएगा तो कम से कम एक जिंदगी बच जाएगी, क्योंकि जिंदगी को पैसों से नहीं लौटाया जा सकता है। वक्त फिलहाल हमें इतने की इजाजत देता है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम चर्चाओं के लिए। तो लापरवाही ने एक और जान ले ली है। नगर परिषद की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पर गड्ढे में डूबने से एक छात्र की मौत हो गई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब तक जिंदगियां ऐसे ही मौत की भेंट चढ़ती रहेंगी और कब तक लापरवाही सामने आती रहेगी, जिम्मेदारों पर कार्रवाई आखिर कब की जाएगी। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।